हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से थोड़ा हटकर हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे होते हैं तो हमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी पता होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज का समय जो प्रतियोगिता का काल है वह एक अलग मुकाम रखता है। आज के समय में प्रश्न पूछने का दायरा बहुत ही विस्तृत हो गया है, अतः हमें उस दायरे को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन जारी रखना है। उसी कड़ी में आज हमने प्रयास किया है कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का जो टॉपिक है वो आसानी से याद हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इसका फायदा अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचे, यही मेरी मंशा है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मूल टॉपिक पे। हिंदी साहित्य क्या है, पहले इसको समझना है। हिंदी आप समझ रहे हैं कि भाषा हिंदी है, और साहित्य क्या है दोस्तों, वह हिंदी भाषा के अलावे हर भाषा का अपना अपना साहित्य होता है। अगर आपसे साहित्य की परिभाषा की बात की जाए कि साहित्य क्या है, तो आप एक वाक्य में उसे कह देंगे, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, फिर से एक बार, साहित्य क्या है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। और दर्पण क्या है, आप बखूबी समझ रहे हैं कि समाज का आईना होता है। समाज को आईना दिखाने, समाज का जो है वो आईने के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात जिस समय का हम साहित्य पढ़ रहे होते हैं, जिस काल का साहित्य पढ़ रहे होते हैं, उस साहित्य से उस काल विशेष की पूरी जानकारी साफ साफ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है, और मेरे जो है मस्तिष्क में, मन में एक उस तरह का एक जो है कि परिवेश तैयार हो जाता है, हम बखूबी समझ जाते हैं कि उस समय विशेष का समाज कैसा रहा होगा। तो क्लियर है साहित्य क्या है। और चूंकि हिंदी साहित्य की बात हो रही है तो हिंदी भाषा से संबंधित जो साहित्य है उसे हिंदी साहित्य कहा गया है। तो हिंदी भाषा के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है, लेकिन उन सब में सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ है वो लिखा है, जो है लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, एक जो एक विद्वान हुए हैं, हिंदी के एक प्रकांड विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, हिंदी साहित्य का इतिहास। वो हिंदी भाषा का एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जो कि हिंदी साहित्य को एक बहुत ही सटीक और प्रामाणिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हिंदी भाषा पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ लिखा जो गया है वो, उसका नाम भी उन्होंने वही रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उनके राइटर कौन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस किताब का प्रकाशन, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 1929 ईस्वी सुन लेने से हमें याद हो जाना चाहिए कि उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था वह मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया था। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि साहित्य कितने तरह का होता है, या साहित्य जो हिंदी भाषा का जो साहित्य है वह किन रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो पहले तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी साहित्य जो है हमारे सामने वर्तमान में जो है वह 3 रूपों में है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला है पद्य, दूसरा है गद्य, और तीसरा है चंपू। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य हमारे सामने 3 रूपों में आता है। वो क्या है, पद्य है, गद्य है और चंपू है। पद्य वो है जो कविता के रूप में होता है। ठीक है,
पद्य से सीधा मतलब है वो कविता के रूप में होगा, ठीक है। और गद्य जो है कविता के अलावे कहानी के रूप में होगा, उपन्यास के रूप में होगा, है ना, और भी नाटक के रूप में होगा। मतलब कविता के अलावे जितने रूप है वो सारे गद्य के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। और एक है चंपू साहित्य। चंपू क्या है कि हमारे सामने कुछ ऐसे साहित्य है जो कि गद्य रूप में भी है, पद्य रूप में भी है, अर्थात उसमें जो है कि श्लोक के अर्थ में भी है, कविता के अर्थ में भी है और कहानी के अर्थ में भी है। आप एक वेद का नाम बखूबी जानते हैं जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। तो चंपू में क्या है दोस्तों, वह दोनों रूपों में होता है। वह क्या होता है, पद्य भी होता है और गद्य भी होता है। तो इस तरह क्लियर हो गया कि हिंदी साहित्य के रूप किन किन रूपों में है। हिंदी साहित्य का 3 रूप है, पद्य, गद्य और चंपू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य कितने रूपों में है, तो वह स्वभावतः 3 रूपों में है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप बता सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे प्रामाणिक चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी हुई पुस्तक है, तो उनके हिसाब से उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का प्रयास किया है और हम उसी आधार पे इसका अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और 4 कौन कौन सा है? आराम से और शांति से नाम सुनिए आप। पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्य काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है दोस्तों आधुनिक काल। ये 4 काल कोई बहुत भारी नाम नहीं है, आप 2-4 बार रिपीट कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। एक बार और, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। आप 2-4 बार इन्हें पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगा। अब बात आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ये 4 भागों में तो बांट दिया, उसका काल क्या है? तो आइए इसका काल हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसका काल क्या है। आदि काल का जो है वह विक्रम संवत 1050 से 1375 माना गया है। ये हम विक्रम संवत अभी हम क्लियर करेंगे। मध्यकाल जो है दोस्तों वह 1375 से 1700 माना गया है। रीतिकाल दोस्तों विक्रम संवत 1700 से 1900 माना गया है और आधुनिक काल दोस्तों विक्रम संवत 1900 से अब तक माना गया है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप क्रम से देख सकते हैं। आदिकाल 1050 से 1375, मध्यकाल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक यानी वर्तमान काल तक। ठीक है, अब बात यह समझने का है कि विक्रम संवत आखिर है क्या। क्योंकि हम कोई भी बात पढ़ते हैं, इतिहास की जानकारी अगर हम जुटाने का प्रयास करते हैं तो ईस्वी में होता है।
ईस्वी या ईस्वी पूर्व में होता है, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य में उसका काल निर्धारण विक्रम संवत पे किया गया है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये विक्रम संवत है क्या। हम इसे डिलीट करते हैं दोस्तों, चले रहने देते हैं। एक चीज आप इधर देखिए कि यहां पे आप ईस्वी को खड़ा कीजिए, ईस्वी हो गया 0, ठीक है। उससे पहले चले जाइए, उससे पहले, और वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत, और विक्रम संवत ईसा मसीह से 58 वर्ष पूरे हुए हैं। 58 ईसा पूर्व, क्लियर है। ईस्वी से 58 वर्ष और पीछे जाइए, वो विक्रम संवत हो जाता है। और कहीं कहीं कंफ्यूजन हमारी होती है शक संवत में। ऊपर तो हो गया, मतलब बहुत पीछे हो गया वो विक्रम संवत, और नीचे आ जाता है वो होता है शक संवत। शक संवत क्या है? 78 ईस्वी में शुरुआत हुई है। तो यहां पहले कंफ्यूजन दूर करना है कि विक्रम संवत ईस्वी से 58 ईस्वी पूर्व होता है। वहीं शक संवत जो है कि ईस्वी के 78 साल बाद, 77 साल के बाद 78वां साल में शक संवत शुरुआत होती है। तो अब हमारे पास सवाल उठता है कि अगर हम विक्रम संवत को ईस्वी में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उदाहरण के रूप में अभी मान लीजिए 2021 चल रहा है, ठीक है। 2021 में चूंकि ईस्वी से भी 58 वर्ष पहले, आप ऐसे एक तरह समझिए, ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले विक्रमादित्य का जन्म होता है। विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत शुरू हुआ है। तो जो बड़ा है वह छोटे से तो उतना साल ज्यादा जिएगा। सपोज अभी ईसा मसीह भी जिंदा है, विक्रमादित्य भी जिंदा है, तो ईसा मसीह से 58 ईस्वी या 58 साल बड़े हो जाते हैं विक्रमादित्य जी। तो स्वभावतः विक्रम संवत को जो है ईस्वी में बदलने के लिए क्या करना है, उसको आप क्या करेंगे, ईस्वी में जोड़ेंगे। क्योंकि अभी ईस्वी चल रहा है 2021 ईस्वी, मतलब ईसा मसीह से लिया है। विक्रमादित्य को जब आयु निकालनी होगी तो 58 वर्ष जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईस्वी निकालने के लिए क्या हो रहा है, यह प्लस हो जा रहा है, और विक्रम संवत निकालने के लिए वो माइनस हो जा रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये समझने के लिए है हम इनका अध्ययन विक्रम संवत पे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात और आप जानिए, चूंकि जो ईस्वी चल रहा है, ये विक्रम संवत चल रहा है, इस काल में क्या है, चूंकि भारत का जो इतिहास है 1947 तक तो अधीन का रहा है, पराधीन का काल रहा है। तो स्वभावतः हिंदी साहित्य का एक लंबा अरसा एक पराधीन का अरसा रहा है, तो स्वभावतः उनका स्वतंत्र विकास तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हिंदी ने एक अक्षुण्ण अपनी स्थिति को बनाए रखा है। अब आइए, चूंकि भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भारत का इतिहास राजाओं के इतिहास से भरा पड़ा है। क्योंकि आजादी के बाद हमने लोकतंत्र पाई है, और लोकतंत्र फिर आम जनता का तंत्र हो जाता है। ये अंतर है राजतंत्र और लोकतंत्र में। तो चूंकि एक बात और जानना है दोस्तों, वो ये कि जब हम हिंदी भाषा के इतिहास पढ़ रहे थे तो वो 1500 ईस्वी पूर्व से पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कि जब वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई थी, हम वहां से हिंदी भाषा के इतिहास को लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हमें यह कंफ्यूजन दूर करना है कि चूंकि हिंदी जो अपने वर्तमान रूप में है, या अपने वर्तमान रूप में आने से जस्ट पहले जिस रूप में थी, हम वहां से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रहण करते हैं, ठीक है।
एक चीज और, ये आदिकाल जो है उस समय चूंकि राजतंत्र था, राजतंत्र में क्या है, उस समय के जो भी विद्वान थे, जो भी कवि थे, वो राजा के अधीन रहा करते थे। और सारे विद्वान, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सारे विद्वान किसी न किसी राजा के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, और तो इस हिसाब से आदिकाल का जो साहित्य होगा वह राजाश्रित होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में क्या है दोस्तों, कुछ विद्वान या फिर राजा का आश्रय समाप्त हो जाने के बाद, या फिर कुछ विद्वान जो है राजा के आश्रय को छोड़कर आम जनता के बीच आता है। ऐसा नहीं कि वो सारा विद्वान आ जाता है, लेकिन चूंकि आम जनता के बीच आ जाने के बाद उन विद्वानों का साहित्य पे वर्चस्व हो जाता है, क्योंकि आम जनता से घुल मिल जाना और आम जनता की मनोदशा को प्रकट करना, आम जनता को रुचने वाला साहित्य रचना करना, वो मध्यकाल में हो पाता है। इसलिए इस काल को क्या कहा गया, आम जनता का काल माना गया। ठीक है दोस्तों, पुनः आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत 1700 के आसपास पुनः जो है कि विद्वान जो है वो राजा के आश्रय में चले जाते हैं। वो राजा के आश्रय में जाते हैं और राजा की इच्छा अनुसार, चूंकि पहले वाली जो स्थिति थी वही स्थिति लगभग यहां हो जाती है, लेकिन एक अंतर पाया जाता है, वो यह कि सारे विद्वान वैसे नहीं होते कि राजा के आश्रय में चले जाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक विद्वान जो है वह राजा के आश्रय में जाते हैं। और वो ये होता है, लेकिन उस पर भी राजाश्रित प्लस आप क्या कह सकते हैं, आम जनता इसको कह दीजिए। लेकिन यहां पे आपको रखना है कि ज्यादातर विद्वान वो राजाश्रित हुआ करते थे। आधुनिक काल में क्या है दोस्तों, वह स्वतंत्र काल हो जाता है। साहित्य पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाता है। विद्वान जो है अपने हिसाब से और अपनी इच्छा अनुसार साहित्य रचना करने लगते हैं। एक चीज और जानना है, वो ये है दोस्तों कि ये जो तीन काल आप देख रहे होते हैं, इस तीन काल में पद्य का वर्चस्व होता है, या यूं कहे हिंदी साहित्य एक तरह से पद्य का साहित्य ही होता है, कविता का ही साहित्य होता है। क्योंकि रीति काल तक तो हिंदी साहित्य में कहानी, नाटक इत्यादि कुछ नहीं पाया जाता है, मसलन सिर्फ कविता का काल रहता है। और जैसे ही वो आधुनिक काल आता है, वो पद्य के अलावे गद्य और पद्य भी जोड़ दीजिए, गद्य और पद्य यानी चंपू साहित्य का काल हो जाता है, और वो आप यहां देख रहे हैं। तो यहां तक मोटे मोटे शब्दों में आपने इस चारों काल को एक जो है एक रूप में आपने देखा कि कैसा वो साहित्य रहा होगा। लेकिन फिर भी हम एक एक करके सब पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम एक एक करके सब पे अध्ययन करेंगे।